फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। पीछे थोड़ा सा जरा साइलेंस रखेंगे तो जरा बात करने में मजा आएगा। थोड़ा सा साइलेंस पीछे की तरफ, थोड़ा सा, वरना किसी को सुन नहीं पाएंगे। आज के समारोह में सबसे पहले मैं आप सबकी ओर से खर्रा साहब, नागर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठेठ ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले खर्रा साहब नगरीय प्रशासन में इतना अच्छा काम करेंगे, बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा था। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार बिजली के क्षेत्र में आज कितना डेवलपमेंट है, कितनी प्रोग्रेस है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, राइजिंग राजस्थान में कितना पैसा आ रहा है, इसका श्रेय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ नागर साहब को भी जाता है। मुख्यमंत्री का नेतृत्व तो है ही, उनके नेतृत्व में ही नगरीय प्रशासन, बिजली विभाग, सारी सरकार काम करती है। हम कैप्शंस में उनको भी बधाई देते हैं कि राजस्थान को विकास की एक नई गति पे, एक नई सड़क पे वो लेके जा रहे हैं। जहां तक मंत्री जी क्रेडाई का सवाल है, मैंने काफी करीब से इस संस्था के काम को देखा है। ये बहुत ही जेन्युइन बिल्डर्स हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं, कोशिश कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन तो हो नहीं सकता, छात्र संघ जैसा संगठन तो बन नहीं सकता, लेकिन एक शालीन, एक ऐसा संगठन बन जाए, एक ऐसा मंच बन जाए कि अपनी बात सरकार से कह सकें, आपसे कह सकें, उसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। हेलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पीछे प्लीज साइलेंस बना के रखें। हमारी संस्था के बारे में बात की जा रही है, कृपया ध्यान दें प्लीज। तो क्रेडाई बहुत अच्छा काम कर रही है और आज देखिए शहर का ऐसा कौन सा डिग्निफाइड चेहरा है जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने शहर को बनाया है, शहर को बसाया है, लाखों लोगों को रहने का मकान दिया है, आवास दिया है। लेकिन एक बात का दुख है कि समाज में जो बिल्डर की छवि है, देश में जो है, वो अच्छी नहीं बनी और उसका कारण हमारी सोच है। मैं अगर ये कहूं एक तरह से कि बिल्डर आज अकेला है विकास की इस दौड़ में, कोई इसके साथ नहीं है। हर कोई जो बिल्डर को देखता है तो ऐसा देखता है कि जंगल में गहनों से लदी हुई वो युवती हर कोई इसको लूट लेना चाहता है। ये चेहरे आपको दिखते हैं, ऐसा लगता है बहुत अमीर लोग हैं। ये अमीर लोग नहीं हैं, इनकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बैंक के लोन्स हैं। इनके दिल से पूछो, कोई व्यक्ति उतना खुश नहीं है। लेकिन इमेज ऐसी बन गई है कि बिल्डर बिल्डर बिल्डर, किसी एजेंसी को देखो तो बिल्डर, टारगेट पूरा करना देखा तो बिल्डर, डोनेशन वाला व्यक्ति है तो बिल्डर, चैनल वाला व्यक्ति है, चैनल का भी है अगर, तो बिल्डर। ठीक है। और शहर में चैनल भी इतने हो गए, हर कोई डंडा लेके पहुंच जाता है सुबह दुकान पे, क्या प्लाट बेचोगे, क्या, पहले तो उसको सुलटाओ बैठ के। तो इश्यू कहने का मतलब ये है मेरा कि बिल्डर का जो सही वर्ग, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो सही ढंग से पुटअप नहीं है। और पूरे देश में यही की बात नहीं है, मेरठ है, कलकत्ता है, कर्नाटक है, जहां भी जाइए पॉलिटिशियन भी देखता है तो बिल्डर, हर कोई एक व्यक्ति, हर कोई एक्चुअली माफ करना, हर कोई व्यक्ति बिल्डर को लूट लेना चाहता है एक तरह से। पैसे नहीं है, कहां से लाओ? तो बड़ी भारी प्रॉब्लम है कि बिल्डर की जो इमेज है उसको ठीक करने की आवश्यकता है और वो सरकार ठीक करेगी, बिल्डर को आप बाहर के लोग ठीक करेंगे। और दूसरा विषय ये है कि बिल्डर्स के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। एक चुनौती सर यहाँ खड़ी हो गई शहर में इस समय, ये सोसाइटियों वाले आ गए हैं यहाँ पे। कोई जमीन देखी, न 90A करना, न 90B करना, 90C करना, नक्शा पास करना, न रेरा न वेरा, कुछ नहीं, काटा बेच दिया, आगे चल दिए। तो धंधा इतना बढ़ गया सोसाइटी वालों का कि इनके सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। फंक्शन में तो खुश दिखाई दे रहे हैं बैठे आपको। तो इस समस्या पे तुरंत लगाम देना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। मकान वो भी बना रहे हैं, लेकिन ये जो इश्यू खड़ा हो गया आज जयपुर के सामने खास करके जो है, इतनी सोसाइटियां खड़ी हो गई आके, उनको हमें रेगुलाइज करना पड़ेगा, कोई न कोई कंट्रोल, कोई न कोई सिस्टम करना पड़ेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि सर आप आज यहाँ आए हैं, सब लोग खुश हैं। क्यों कई बार मैंने देखा कि मंत्रीगण भी कतराते हैं बिल्डर्स के फंक्शन में जाने से। एक इमेज ऐसी बन गई कि मंत्री जी गए तो लौट के आएंगे तो कार में कोई थैला रख देगा, इमेज ऐसी बन गई है जो है। तो मैं आपका आभारी हूं और मैं इनको रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा हूं कि मैं खुद विकास से जुड़ा रहा हूं और सर
एक प्रॉब्लम ये है आज देश में सबसे बड़ी, और ये कहीं का अभिशाप है, ये हमारा अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में पूरे देश में, ये राजस्थान की बात नहीं हो रही है, ये उत्तर प्रदेश की ले लो, बिहार की ले लो, दिल्ली की ले लो, कहीं की ले लो, डिलीवरी नहीं है सर। आज किसी काम पड़ जाए नगर निगम में, जेडीए में और ऐसी संस्थाएं, नगर परिषद में, तो बहुत मुश्किल काम है काम करवाना, बहुत मुश्किल काम है। एक्सपेंसेस की बात मैं नहीं कह रहा, एक्सपेंसेस ठीक है, बट डिलीवरी तो दो, डिलीवरी नहीं है सर वास्तव में जो है। और आप तो खुद जानते हैं, आप जब मंत्री नहीं रहे होंगे, सीकर नगर पालिका में कोई काम पड़ा हुआ तो आपने सोचा हो कैसे निकलवाया होगा आपने, किस तरह से मनोहार करके, मिल के, फोन करके जो है। तो एक सिस्टम है ना, ये कहना आसान है, मैं जो करना मुश्किल, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने किया है शहर में इस काम को। तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इतनी मीटिंग लेते हैं, टाउनशिप पॉलिसी इतनी बढ़िया आप लाए हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं एक्चुअली इस क्षेत्र में जो है, तो डिलीवरी का कोई सिस्टम बन जाए, कोई ऐसी समय सीमा तय हो जाए डिलीवरी की कि कागज अगर आ गया जेडीए में, हाउसिंग बोर्ड में, नगर परिषद में, कहीं पे आ गया यार, उसका डिस्पोजल हो जाए, हाँ ना हो जाए, उस पर ना हो जाए कोई बात नहीं, डिसाइड हो जाए वो जो है। तो डिलीवरी का एक मुद्दा है, एक हाउसिंग सोसाइटी का मुद्दा है, एक इनकी इमेज का मुद्दा है। तो मैं इन सब की तरफ से मैंने आग्रह आपके सामने रखा है। मुझे एयरपोर्ट जाना, वरना मैं आपको सुनता, मैं आपको टीवी में लाइव कर रहा हूँ, इसको तो मैं लाइव पे देखूंगा आप लोगों को, आपके भाषण को जो है। तो थैंक यू सो मच और आप सबका आभार। विराजे हुए राजस्थान सरकार में नगरीय विकास विभाग के आदरणीय मंत्री श्री झाबर सिंह जी खर्रा, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री हीरालाल जी नागर साहब, क्रडाई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई रविंद्र प्रताप जी, नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष भाई अनिल जी, नवनिर्वाचित महासचिव भाई आशीष जी और नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष आदरणीय गिरिराज जी। इनको आदरणीय इसलिए लगाया क्योंकि ये कोषाध्यक्ष हैं, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही आज इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हमारे संरक्षकगण आदरणीय गोपाल जी भाई साहब, रवि जी भाई साहब, कमल सेठिया जी, सीपी जैन साहब, आदरणीय ओपी मोदी जी लगता है प्रस्थान कर गए, और सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण एवं क्रेडाई के सदस्यगण, मातृशक्ति, आप सभी का अभिवंदन और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज क्रेडाई के इस इंस्टॉलेशन समारोह में हम बहुत प्रमुखता से अपनी कुछ बातें हमारे संरक्षक, हमारे शिप के कैप्टन आदरणीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहते हैं। आदरणीय मंत्री जी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत की जीडीपी में वर्तमान में 8% का योगदान दे रही है और वर्ष 2030 तक यह योगदान लगभग 15% होने की उम्मीद है। जो सरकारी आंकड़े हैं उस हिसाब से $1 ट्रिलियन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री वर्ष 2030 तक होने जा रही है और यह सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर पूरे देश के अंदर होने जा रहा है, आईटी से भी बड़ा। एक नियम के अनुसार एक स्कीम को अप्रूवल करवा करके और उस तरह से संचालन करते हैं और उसमें निश्चित रूप से बहुत कठिनाइयां आती है। और एक वो दूसरा सेक्टर भी है जो बिना किसी अप्रूवल के, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सोसाइटी हो, उसके माध्यम से प्लॉट काट करके और फ्री हो जाता है, जिसपे कोई लायबिलिटी नहीं होती है। तो निश्चित है कि इस ओर हमारी सरकार उचित कदम भी उठाएगी और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे यूडीएच मंत्री जी यहां हैं, उन्होंने नई जो नीति है उसमें भी एक काफी प्रावधान किए हैं कि इस सेक्टर को हम बढ़ावा दें और उसके लिए प्रयास करें कि कैसे ये सेक्टर आम जन की जो आवश्यकताएं हैं, उन्हें आवश्यकता है कि उन्हें ऐसा अच्छा मकान मिले, अच्छी सोसाइटी मिले, अच्छा फ्लैट मिले और उसमें उसके साथ जो भी शर्तें हैं उनकी पालना हो और उसके लिए निश्चित रूप से एक किसी तरह की कोई अनियमितता ना हो। ये सब चीजें आप इस संस्था के माध्यम से जो सदस्य हैं
वो करते हैं, लेकिन फिर भी दुविधा ये होती है आपकी भी कि काफी कम रेट पर जो ऐसे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके और जो इस व्यवसाय में आते हैं और वो फोर्जरी करके किसी तरह की अमानत तय करके और इसको नुकसान पहुंचाते हैं, उससे उपभोक्ता को भी काफी कठिनाइयां होती है। तो इस और निश्चित रूप से मैं आपकी जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, वो कम हो, इस ओर सरकार कदम बढ़ाएगी। और जिस तरह से आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के माध्यम से हर घर पर एक सोलर लगाने की योजना है और उस पर 3 किलोवाट के सोलर पर सब्सिडी भी है। लेकिन जो भी हमारे ऐसे फ्लैट्स हैं जो मल्टी स्टोरीज हैं, वहां पर छत नहीं है तो वो सोलर नहीं लगा सकते थे। मेरे विभाग ने, हमने इस पर चर्चा की और ऐसे जो सोसाइटीज हैं, जो ऐसे फ्लैट्स हैं, मल्टी स्टोरीज हैं, उनके लिए भी हम योजना लेके आए हैं कि उन्हें भी इस रूफटॉप सोलर से जोड़ा जाए और उनके लिए हमने एक नीति बनाई है। उसकी हमने हमारे बजट में भी घोषणा की है कि ऐसे फ्लैट्स जहां पे मल्टी स्टोरी है उनको अलग से एक स्थान पर वो सोलर लगाते हैं, तो उस सोलर के माध्यम से उन फ्लैट्स के जो हमारे ऐसे रहने वाले हैं उनको भी लाभ मिलेगा और वो जो सोलर लगेगा एक बराबर में सभी फ्लैट्स वालों के लिए, उसमें जितने यूनिट बिजली बनेगी वो सभी उसके रहने वाले उन कंज्यूमर को बराबर उसका एक वितरण होगा और उनके माध्यम से उनका भी बिल कम होगा, ताकि वो सोलर का लाभ उठा करके और वो भी एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़े और उत्पादन का क्षेत्र कर सके। तो उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ऐसी अभी तक कोई नीति नहीं थी, उसका भी इनके लिए लाभ मिलेगा। तो आप बिल्डर्स को आपके प्रोजेक्ट में आप आने वाले समय में सोलर का भी कंपोनेंट जोड़ सकते हैं कि उसका लाभ उसके वहां आने वाले समय में उनको मिले और उसके माध्यम से उनका निश्चित रूप से उनको लाभ मिले। कई ऐसी सोसाइटी है जहां हम पार्किंग बनाते हैं, वहां पर शेड लगाते हैं, वो जरूरत नहीं है कि वहां हम सोलर लगा दें। इस तरह का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो आने वाले समय में वहां उन ग्राहकों को आप निश्चित रूप से एक अलग से एक ये इस तरह की सुविधा भी दे सकते हैं। और जिस तरह से हमारे इस विभाग ने ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए बिजली सबसे आवश्यक है। और जो अभी अनुराग जी ने एक समस्या बताया कि टेम्परेरी कनेक्शन अगर हम लेते हैं तो उसको टेम्परेरी की टैरिफ एक अलग होती है। आपने सुझाव दिया है, आप इस बारे में जो भी हमें अपना प्रेजेंटेशन देंगे, निश्चित रूप से मैं अधिकारियों के साथ बैठ करके और बात धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और साथ ही एक अनुरोध करूंगा कि इसमें विशेष रूप से आपके निर्माण क्षेत्र में जो मजदूर और कारीगर काम करते हैं, अगर उनके परिवार का कोई होनहार बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसे आप अपना आर्थिक सहयोग देने में प्राथमिकता देंगे, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा। साथ ही चूंकि अभी जगदीश चंद्रा जी हमारे बीच थे, उन्होंने बहुत सी बातें कही, आपके माध्यम से भी बहुत सी बातें आई। भवन निर्माण के क्षेत्र में या लोगों को उनके सपनों का घर उपलब्ध कराने की दिशा में 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। एक, आप जैसे वो लोग जो बड़ी योजना लाते हैं, सैकड़ों फ्लैटों का एक भवन में निर्माण करके लोगों को उनकी सपनों का आशियाना उपलब्ध करवाते हैं। एक निर्माण क्षेत्र में वो भी लोग हैं जो भूखंड खरीदते हैं, उस पे 2, 4, 6 फ्लैट्स का निर्माण करते हैं या इंडिविजुअल आवास का निर्माण करके
उपभोक्ता को विक्रय करते हैं। एक हमारी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जो लोगों को भूखंड उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, पंजीयन हुआ। और एक नए निजी आवासीय कॉलोनी सर्जित करने वाले लोग हैं। अभी गृह निर्माण सहकारी समितियों को लेकर जो चर्चा हुई, आप सभी को विदित होगा कि पहली बार गृह निर्माण सहकारी समितियों पर अंकुश लगाने के लिए 1990 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास शुरू किया और कड़ाई करते करते 1998 तक जितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां थी उनका रिकॉर्ड स्थानीय नगर निकाय, चाहे वो जयपुर विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर विकास न्यास हो, चाहे नगर परिषदें हों, उनमें कहां कहां उनकी योजना है, कितने भूखंड हैं और किस किस को आवंटित कर रखे हैं, उसकी सूची के साथ संबंधित नगर निकाय में जमा कराने का सफल प्रयास किया। और 1999 से गृह निर्माण सहकारी समितियों को पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी गई। लेकिन यह भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज भी आप चाहे 1970 का पट्टा ले लें, 1980 का पट्टा ले लें, 1990 का पट्टा ले लें, 1995 का पट्टा ले लें, पट्टों की भरमार है। और मेरे पास सामान्यतः रोज एक दो ऐसी शिकायतें आती हैं कि व्यक्ति 20 साल से अपना एक छोटा सा आशियाना बनाकर भूखंड खरीदा था, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, आराम से रह रहा है, बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, परिवार के साथ रह रहा है, और अचानक 5, मैं तो ये कहूंगा अपराधी किस्म के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भूखंड तो हमारा, ये रहा हमारा पट्टा। और बहुत प्रयासों के बाद अभी 2-4 ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियों के कर्ता धर्ताओं को जेल के सक्रियों के पीछे भी पहुंचाया गया है